गुड आफ्टरनून डियर ऑल स्टूडेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्राउंडनट का सोइंग तक पढ़ लिया था। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र रिकमेंडेड फॉर रेन फेड क्रॉप इज 6.25 टन FIM। आपको कितना लेना है? 6.25 पर हेक्टेयर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं NPK की। तो लगभग 10 से 25 kg नाइट्रोजन, 20 से 40 kg फास्फोरस, 20 से 40 kg पोटास पर हेक्टेयर आपको यूज़ में लेना है। और हम इरिगेटेड क्रॉप की बात करें तो लगभग वहाँ पर 12.5 टन आप क्या लोगे? FIM। फॉर इरिगेटेड क्रॉप 12.5 टन FIM एंड 20 to 40 kg नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस 40 to 90 kg एंड पोटास 20 to 40 kg पर हेक्टेयर। द एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन इन टू इक्वल स्प्लिट्स, लगभग आपको दो भागों में क्या करना है? नाइट्रोजन को देना है। वन बिफोर द सोइंग एंड सेकेंड वन इज द आफ्टर ऑफ 30 days ऑफ सोइंग। हम यहाँ पर आगे बात करते हैं द एप्लीकेशन ऑफ अ कल्चर ऑफ राइजोबियम एज सीड ट्रीटमेंट इज बेनिफिशियल इन इंक्रीजिंग नोडुलेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब हम सीड ट्रीट कर रहे थे तो उस जगह पर मैंने बताया था कि राइजोबियम कल्चर या ट्राइकोडर्मा आप यूज़ ले सकते हो। राइजोबियम कल्चर बेसिकली क्या करता है? इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसलिए राइजोबियम का हमको यूज़ करना है। द एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम एट, यहाँ पर ये 500 kg थोड़ी रॉन्ग दी हुई है। लगभग 125 kg से लेकर और 250 kg पर हेक्टेयर की रेट से आपको देना है। द पैकिंग स्टेज विल एनहेंस पॉड फॉर्मेशन। इरिगेशन की बात कर लेते हैं। द खरीफ क्रॉप इज कॉट इन अ लॉन्ग स्पेस ऑफ ड्राउट, स्पेशली एट द pod formation stage. Supplemental irrigation is given. For the irrigated groundnut, the frequency of irrigation depends on the soil texture. सॉइल टेक्सचर पर डिपेंड होता है कि आपका इरिगेशन का कौन सा टाइम रहेगा या आपको कितनी ज़रूरत है इसकी। एंड द इंटरवल बिटवीन इरिगेशन रेंज फ्रॉम 8 to 12 days. द पेग फॉर्मेशन स्टेज इज क्रिटिकल। बेसिकली इसमें अगर मैं बात करूँ तो 3 स्टेज सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मानी गई है ग्राउंडनट में। फर्स्ट, फ्लावरिंग, जब पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है किसको? ग्राउंडनट को। सेकंड आपकी है पेग फॉर्मेशन, जब आपकी पेग्स बन रहे हो या सुइयाँ बनना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती। वो क्यों होती है? उसके पीछे एक रीज़न है। हम क्या करते हैं जब भी पेग फॉर्मेशन हो तो पेग कहाँ एंटर करते हैं? सॉइल के। तो जब भी अगर आपकी हार्ड लेयर ऑफ द सॉइल, अगर आपकी सॉइल की जो लेयर है वो कैसी रहेगी? कठोर रहेगी, तो पेग्स एंटर करने में क्या करेंगे? प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उनको थोड़ी मुश्किल होगी। तो हम क्या करेंगे? अगर हम इरिगेट कर देते तो सॉफ्टनेस आ जाती है किसमें? सॉइल में। तो इजीली क्या हो जाएंगे? आपके पेग्स एंटर हो जाएंगे सॉइल में। इसलिए पेग फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग से भी और पॉड फॉर्मेशन से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है इसे। इंटरकल्चर ऑपरेशन की हम बात कर लेते हैं। फॉर कंट्रोलिंग वीड्स द क्रॉप शुड जनरली रिसीव अ हैंड वीडिंग इंटरकल्चर एंड 1 to 2 होइंग्स। लगभग 1 से 2 निराइयाँ गुड़ाइयाँ आपको करनी है विद ब्लॉक ड्राउन इम्प्लीमेंट्स। द फर्स्ट अबाउट 3 weeks आफ्टर सोइंग, बुआई के लगभग 30 दिन बाद। और सेकेंड वन थर्ड अबाउट 4 night एंड अ मंथ, लगभग 1 month के बाद तक, 30 दिनों के बाद हमको सेकेंड वाला करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नो इंटरकल्चर वुड बी डन आफ्टर द पेग्स हैव कमेंस गोइंग अंडरग्राउंड। जब भी आपके जो पेग्स हैं वो सॉइल में एंटर कर जाएं, उसके बाद आपको इंटरकल्चर ऑपरेशंस बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि आप जब निराई गुड़ाई करते हो तो बेसिकली क्या होता है? सॉइल को हिट करते हैं हम एक तरीके से, तो हार्मफुल रहता है इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अर्थिंग अप कैन बी डन इन द केस ऑफ बंच एंड सेमी सेपरेटिंग टाइप्स फॉर फैसिलिटेट द मैक्सिमम पेनिट्रेशन ऑफ द पेग्स इनटू द सॉइल। ज़्यादा से ज़्यादा
किसको बेस बनाता है, पेक्स सोइल को बनाता है। तो हम क्या करते हैं, अर्थिंग अप या मिट्टी हम चढ़ा देते हैं, तो उसको बहुत ईजी हो जाता है सोइल में एंटर करने में, इसको ज़्यादा सरफेस मिल जाता है। वीड्स कैन कंट्रोल इफेक्टिवली विद लासो और टोक E25 वीडीसाइड। टोक E25 इज़ द मोस्ट हर्बिसाइड ऑफ ग्राउंडनट में जो हम यूज़ लेते हैं, एट द रेट ऑफ 5 लीटर इन 500 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर के हिसाब से हमको प्री इमरजेंसी के इसमें यूज़ में लेना है। सॉइल स्प्रे विद इन 2 days ऑफ सोइंग ग्राउंडनट, लगभग बुआई के 2 दिन के भीतर। उसके बाद हार्वेस्टिंग और ईल्ड की हम बात कर लेते हैं। देयर आर प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ मैच्योरिटी आर द येलोइंग ऑफ लीव्स, पत्तियाँ कैसी हो जाती है आपकी, पीली पड़ने लग जाती है। द शेडिंग of the older leaves, the development of the proper color of the testa and a dark tint inside the cell. The bunch or semi-separating varieties are usually harvested by hand. जो आपकी बंच और सेमी सेपरेटिंग वेराइटीज़ है, इसको किसके ज़्यादा करते हैं, किसके द्वारा हम हार्वेस्ट करते हैं, हाथों के द्वारा हम पौधों को क्या कर लेते हैं, उखाड़ लेते हैं और उसके बाद उसको सुखा देते हैं फील्ड में। उसके बाद उसको थ्रेश करना आप चाहो तो कर सकते हो हाथों से। उसके बाद व्हेन देयर इज एडिक्वेट मॉइस्चर इन द सोइल, द सेपरेटिंग टाइप्स ऑन द अदर हैंड आर हार्वेस्टेड बाय डिगिंग और बाय द प्लाविंग और वर्किंग अ ब्लेड हैरो बाय द, अगर आप कौन सी यूज़ कर रहे हो, सेपरेटिंग टाइप वेराइटीज़ आपने यूज़ लिए, तो आपको क्या करना है, लास्ट में हार्वेस्टेड के टाइम पर हैरो के द्वारा आपको क्या करना है, उसको सोइल को ब्रेक करना है, तब जाके आपके प्लांट्स या जितनी भी जो ग्राउंडनट्स है वो कहाँ है, अंडर द सोइल, वह आसानी से ऊपर आ जाएगी। अगर आप ऐसे ट्राई करोगे तो क्या होगा, पौधा ही हाथ में उकड़ के आ जाएगा और जितनी भी मूंगफली या जितने भी ग्राउंडनट्स है वो कहाँ रह जाएंगे, ज़मीन में ही रह जाएंगे नीचे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। द पुल्ड आउट प्लांट्स आर स्टेक्ड फॉर अ फ्यू डेज फॉर ड्राइंग एंड स्ट्रिप्ड आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में। नीचे से बात करते हैं इसमें रूट्स, टेप रूट्स क्या होते हैं, रूट्स जिससे अदर रूट्स, प्राइमरी रूट्स सेपरेट होती है। उसके बाद ये पीनट्स हो गए आपके। उसके बाद सोइल वाली लेयर और पेग्स आप जानते हो, सुइयों को बोलते हैं। मेन स्टेम्स जो आप आसानी से देख सकते हो। उसके बाद प्राइमरी ब्रांच, लीफलेट, और इसमें थोड़ी बहुत मैं बात करूं जैसे इसके क्रोमोसोम नंबर की तो 20, और फ्रूट टाइप कैसा रहता है, इसका पोड रहता है। इन्फ्लोरेंसेस की मैं बात करूं तो रेसिम, और इसका पॉलिनेशन कैसा होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड ग्रोप है। और फ्लावर कलर की मैं बात करूं तो ऑरेंज येलो। तो ये आपका क्या हो गया इसके बारे में। अगर हम इसके उपज की या इल्ड की हम बात कर लेते हैं तो लगभग जो बंच टाइप है 12 to 15 क्विंटल पर हेक्टेयर, और सेपरेटिंग टाइप है तो उसका लगभग होगा 18 to 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो और इरिगेटेड एरियाज़ की मैं बात करूँ वहाँ पर ईल्ड क्या रहती है, तो 20 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको आराम से देखने को मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।